नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चुनावी चर्चा में आज हम बातचीत करेंगे किस तरीके से आज अमित शाह ने गांधीनगर में अपना पर्चा दाखिल किया। अमित शाह वैसे राज्यसभा के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये मामला अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब वो आज पर्चा दाखिल करने के लिए गए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद थे, अरुण जेटली उनके साथ मौजूद थे, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद थे और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी वहां पे मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमित शाह जब पर्चा दाखिल करने गए हैं तो इतने सीनियर लोगों का, उद्धव ठाकरे का वहां रहने का मतलब क्या है? रोड शो क्यों निकाल रहे थे? कहीं कुछ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? तो राजनीतिक संदेश क्या हो सकता है? दुनिया जानती है कि अमित शाह बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं और माना जाता है कि इस वक्त देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता हैं। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कहीं वो अपने आप को मोदी के बाद मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में तो नहीं पेश करना चाहते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये, जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होता है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है, उसी से नंबर एक के नेता को खतरा भी होता है। इस सारे मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ शैलेश जी हैं, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक और बहुत नामचीन पत्रकार। शैलेश जी, आज जिस तरीके से अमित शाह ने अपना पर्चा दाखिल किया है, क्या आपको लगता है कि सामान्य सी घटना है? नहीं, अमित शाह निश्चित तौर पर ही जो है मोदी के बाद बीजेपी में सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। पिछले 5 सालों में अमित शाह ने पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। ये भी चर्चा होती है कि पार्टी के लिए जो फंड है उसका प्रबंध भी अमित शाह ही करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के बाद अमित शाह दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर मोदी के बाद कौन, ये सवाल आता है तो निश्चित तौर पर जो अभी पार्टी की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जाकर सीधे सुई उनके ऊपर अटक जाती है कि मोदी के बाद वही है। बट लेकिन शैलेश जी, अमित शाह भले अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहे, लेकिन अभी हाल तक ये कहा जा रहा था कि अगर कहीं 2019 के अंदर अगर चुनाव में कुछ फंसता है तो गडकरी एक विकल्प हो सकते हैं, राजनाथ सिंह विकल्प हो सकते हैं, सुषमा स्वराज विकल्प हो सकते हैं। अमित शाह तो बहुत जूनियर हैं इन लोगों के सामने, उम्र में भी जूनियर है, राजनीतिक कौशल में भी एक तरीके से कह सकते हैं जूनियर है। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष जरूर है और पिछले 5 सालों के अंदर जितनी तेजी से ऊपर गए हैं वो भी अपने आप में अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। तो क्या आपके कहने का मतलब ये कि वो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या देश पार्टी भी उनकी तरफ देख रही है कि नंबर 2 की स्थिति में है और आगे वही उत्तराधिकारी है? वो अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बात तय है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पार्टी में किसकी क्या स्थिति होगी इसका फैसला काफी दिनों से अमित शाह कर रहे हैं। जब से वो कमांड में आए हैं, सरकार मोदी जी चलाते हैं लेकिन पार्टी का फैसला अमित शाह ही करते हैं। और उसके बाद क्या स्थिति होगी चुनाव के बाद, अगर बहुमत मिलता है या थोड़ा बहुत कम रहता है तो अभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी चलते रहेंगे। और बहुत ज्यादा कम होता है, ऐसी स्थिति कहीं आती है कि जो उनको समर्थन देने वाले होंगे वो भी फैसले में शामिल होंगे, तब नितिन गडकरी जैसे लोगों का नाम आ सकता है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति दिखाई देती है उसके हिसाब से अगर बहुमत मिलता है तो मोदी जी हैं ही, और बहुमत के आसपास रहते हैं तो भी मोदी जी ही होंगे। अभी किसी तीसरे पर विचार बहुत मुश्किल है। पर शैलेश जी, राजनाथ सिंह का नॉमिनेशन के समय होना, उद्धव ठाकरे का होना, अरुण जेटली का होना, ये क्या संकेत देता है? ये बहुत साफ संकेत है कि ये सब लोग जो हैं उनको नेता मान चुके हैं और वो नेता आपके कहने का मतलब ये कि अमित शाह राजनाथ सिंह के, अरुण जेटली के नेता हो गए? निश्चित तौर पर उनसे बड़े नेता हैं वो, और उनकी जो पहुंच है या फिर पार्टी को मैनेज करने की जो क्षमता है, आप जो देखते हैं कि अचानक एक छोटी पार्टी उसके कुछ नेताओं के साथ बीजेपी में आ जाते हैं, ये सारा काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम अमित शाह ही करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आएंगे या पार्टी से बाहर, गठबंधन में आएंगे या गठबंधन से बाहर चले जाएंगे, ये सारी चीजें जो है अमित शाह तय कर रहे हैं। इनफैक्ट चुनाव के पहले से, जब वो चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे, उस समय से उन्होंने करना शुरू किया था और शायद होमवर्क वो उसके और भी पहले से कर रहे थे। असम में देखिए आप किस तरह से लोग तोड़ कर लाया गया और फिर पार्टी वहां जीत गई। तो ये सारी चीजें
वो अमित शाह के हाथ में। बट अभी लोग कहते हैं कि अमित शाह दरअसल वही काम करते हैं जो मोदी जी उनसे करवाना चाहते हैं, जो मोदी जी की सहमति है और अमित शाह उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मोदी जी के रहते अमित शाह की एक्सेप्टेंस और बिना मोदी के अमित शाह की एक्सेप्टेंस, इसमें कुछ फर्क आप देखते हैं? बीजेपी जो है बहुत भारी भरकम पार्टी हो चुकी है और काफी बड़ा खर्च चाहिए, काफी पैसा चाहिए इस समय बीजेपी जैसी पार्टी को चलाने के लिए। जिस तरह की उनकी रैलियां होती हैं, उसमें जो संसाधन लगते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। और जितने पार्टी में दूसरे नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन मैनेज करने की स्थिति में है नहीं। और वो एकमात्र नेता है फिलहाल जो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कहा जाता है गडकरी जी भी कर सकते हैं, लेकिन सामने फ्रंट पर जो दिखाई दे रहा है वो तो यही है कि अमित शाह करते हैं। और अमित शाह की जो पार्टी के भीतर उनको अभी चुनौती देना मुश्किल है। उनका दूसरा टर्म जो है अभी कुछ समय के बाद, चुनावों के थोड़े दिन बाद ही पूरा हो जाएगा। और बीजेपी की जो संविधान है उसके हिसाब से 2 टर्म से ज़्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता। देखना है कि अभी ये दूसरे टर्म के बाद भी वो पार्टी में अध्यक्ष बने रहते हैं या कोई बदलाव होता है या पार्टी के संविधान में बदलाव होता है। शैलेश जी बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता, गडकरी जैसे बड़े नेता, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता लगभग ये मान चुके हैं कि अमित शाह ही अब उनके अगले नेता होंगे। मैं गलत तो नहीं, आपकी बात निश्चित तौर पर ये सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि अमित शाह जो है उनके नेता हैं और उनके नेतृत्व को तब तक कोई चुनौती नहीं है जब तक कि चुनाव में, आम चुनाव में, जो खासतौर पे जो भी चुनाव होने जा रहा है, इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं हो जाता। ये अमित शाह की अपनी ताकत है या नरेंद्र मोदी की ताकत है? देखिए, मैं इसको यूं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब आए तो वो पार्टी के फ्रंट थे, मुखौटा थे। उनकी जो बोलने की शैली है, उनका जो कहने का अंदाज है, लोगों को जिस तरह से वो रिझाते हैं, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जो है बहुत ही सक्षम और सफल वक्ता है। और जिसके जरिए कि उन्होंने पूरा का पूरा पूरे देश को जो है एक सम्मोहन में बांध लिया था। अमित शाह में उस तरह का सम्मोहन तो नहीं है, लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के बाद अगर पूरे देश में कोई सबसे ज्यादा सभाएं करता है पार्टी की तरफ से, चुनाव सभाएं हो वो या दूसरी सभाएं हो, तो वो अमित शाह है। तो आपकी नजर में वो एक स्वाभाविक है। अब मैं आपसे एक बड़ा ही दूसरे तरीके का सवाल करता हूं कि अक्सर जो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होता है या जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, दरअसल वही नंबर 1 के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए खतरा बन गए हैं या बन सकते हैं? क्योंकि जितनी ताकत आज अमित शाह के ऊपर है, पार्टी में जिस तरीके का उनका कब्जा है, जिस तरीके का उनका राजनीतिक कौशल है, जिस तरीके से वो रिसोर्सेज का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसा आपने खुद कहा है, तो क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए खतरा बन सकते हैं आने वाले समय में या ऑलरेडी बन चुके हैं? नरेंद्र मोदी के लिए खतरा अगर कहें तो अभी तुरंत वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी तो नहीं करते दिखाई देते हैं, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह को भी अब पार्टी से हिलाया नहीं जा सकता है। वो वहां स्थापित हैं और वो अपनी जगह पे बने रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष रहें या नहीं रहें। जो मैनेजरियल स्किल है उनके भीतर, जिस तरह से वो एक एक चीज पर ध्यान देते हैं और पार्टी को लगातार बढ़ाते रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत साफ है कि आज या कल मोदी के बाद जो पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं वो वही है। आप कोई खतरा नहीं देखते हैं? खतरे जब पैदा होते हैं तो अचानक ही पैदा होते हैं। कि तो मैं आपको बता दूं कि नरसिम्हा राव जी के जमाने में उन्होंने सीताराम केसरी को माना कि उनके सबसे विश्वास पात्र आदमी, इनको पार्टी का अध्यक्ष बना दो, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। उन्हीं सीताराम केसरी ने क्या किया, नरसिम्हा राव का इस्तीफा मांग लिया और बेइज्जत करके एक तरीके से निकाल दिया। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी की सहमति थी। बाद में सोनिया गांधी ने खुद ही कहा कि मेरे पति की हत्या की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत पीछे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा विश्वास करके आप जिसको आगे बढ़ाते हैं, कहीं उसी से खतरा पैदा हो जाता है। तो मेरा सवाल फिर उसी पे आके घूम जाता है कि क्या अमित शाह इतने बड़े हो गए हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि इनके पर कतरे जाएं, नहीं तो आने वाले समय में ये उनका पदस्थ कर सकते हैं। तुरंत ये देखिए, ये जो खतरे होते हैं एकदम सामने से दिखाई नहीं देते, लेकिन इतना तय है कि अमित शाह को अब पार्टी में जो उनकी स्थिति बन चुकी है, स्थान बन चुका है, वहां से डिगाया नहीं जा सकता है। और पार्टी के भीतर अगर समर्थन जुटाने की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अमित शाह के साथ ही होगा, क्योंकि अमित शाह लगातार
पूरे देश भर के पार्टी के जो नेता हैं उनके संपर्क में रहते हैं। उनको वो मोदी जी कम मिलते हैं, अमित शाह ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए जो है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सरकार के काम है, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्रियों के काम है जो जब तक अमित शाह का सिग्नल नहीं होता है तब तक वो मुख्यमंत्री वहां फैसला भी नहीं करते। और मुझे ये भी बताया गया है कि वहां पे यहां तक कि अफसरों के तबादले भी नहीं होते। इस कदर ताकत जो है इस वक्त अमित शाह जी के पास है। आखिरी सवाल आपसे पूछूं, क्या इसकी तुलना हम अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी से कर सकते हैं कि मोदी अमित शाह की जोड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी? देखिए, आडवाणी जी जो है वो अटल जी की मेहरबानी से नहीं बने थे। उन्होंने अपनी मेहनत की थी, उनकी एक अपनी हैसियत थी पार्टी को बिल्ड करने में। 1984 को याद कीजिए, जब बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी। फिर उनकी यात्रा जो राम जन्मभूमि के लिए यात्रा की उन्होंने, और उसके बाद पार्टी को बिल्डअप किया। मोदी जी जैसे लोग जो हैं आडवाणी जी के ही बनाए हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अमित शाह को निश्चित तौर पर बिल्डअप किया है मोदी जी ने। इनके राज्य मंत्री थे, तरह तरह के आरोप लगे, संकट में भी आए। फिर यहाँ तक स्थिति एक बार आ गई थी कि एक मुकदमे के चलते गुजरात में उनका प्रवेश वर्जित हो गया था। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया, वो सारे मुकदमों से बाहर हो गए और बिल्डअप किया है मोदी जी ने। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उनके साथ बने रहें। लेकिन तुरंत में ये नहीं लगता है कि, क्योंकि मोदी जी का कद जो है पार्टी में बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा हो चुका है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की दोस्ती सखा भाव में ज्यादा थी, यहाँ गुरु शिष्य वाली बात ज्यादा, गुरु चेले वाली बात ज्यादा है मोदी और अमित शाह के बीच में। कमोबेश ये स्थिति सही है और बिल्डअप किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु गुरु चेला चीनी हो जाए? नहीं, अभी एकदम से ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि ये चीजें जब बाहर आती हैं तो एकदम से बाहर आती हैं और चौंका देती है। तो अभी कोई दोनों के बीच विवाद की स्थिति आई नहीं है। अभी तो ये सहमति लग रही है कि एक व्यक्ति पार्टी संभाले और दूसरा व्यक्ति जो है वो सरकार संभाले। लेकिन जब आगे चलकर विकल्प की बात आएगी, जब कभी आएगी, तो निश्चित तौर पे अमित शाह जो है वो एक बड़ा विकल्प बन चुके हैं। यानी शैलेश जी के कहने का बिल्कुल साफ मतलब है कि आज की तारीख में पार्टी के अंदर, और यह भी मैं कह सकता हूं सरकार के अंदर, अगर कोई एक व्यक्ति नंबर 2 है नरेंद्र मोदी जी के पास, तो वो है अमित शाह। और अमित शाह जी की जो स्थिति है वो पार्टी के अंदर बहुत मजबूत हो चुकी है। शैलेश जी का यह भी कहना है कि राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, अरुण जेटली जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री की रेस में कभी शामिल, तो शायद अभी भी शामिल हो, वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह के सामने आज नतमस्तक हैं। ये सच्चाई शैलेश जी बता रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमित शाह जी की सारी ताकत जो है वो मोदी की दी हुई ताकत है, मोदी जी द्वारा दी गई ताकत है। और यही फर्क अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में नहीं था। वहां आडवाणी जी अपने बल पर खड़े हुए थे। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आज नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर है तो अमित शाह भी ताकतवर है। अगर नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ते हैं, क्या तब भी अमित शाह उतने ही ताकतवर होंगे? और क्या वैसी स्थिति में अमित शाह मोदी के लिए कोई बड़ा खतरा बनेंगे? देखने वाली बात होगी। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चुनावी चर्चा कल भी और आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।